तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम शुरू करने वाले हैं आपका बिजनेस लॉ, जो आपका सेम 1 का सब्जेक्ट है। एक तरीका मैं बताऊंगी, उस तरीके से ही पढ़ना है ताकि आपको मेजॉरिटी चीज़ें याद रहें और आप अच्छे से अपना आंसर फ्रेम करके आ सको। तो चलो शुरू करते हैं। और इसमें आपका पहला टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट, मीनिंग, करेक्टरिस्टिक एंड द काइंड। हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है वो इंडिया के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड इश्यूज हैं या लॉ हैं उनको गवर्न करता है, ठीक है। इंडिया के अंदर अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग जितने भी लॉज हैं वो ये गवर्न करता है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2H, आपको ये याद रहता है सेक्शन, बहुत बढ़िया। अगर सेक्शन याद नहीं रहता है तो आप डेफिनेशन को इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिख कर आओगे। अगर आपको सेक्शन याद है और एज इट इज डेफिनेशन पूरी याद है तो ही आप इन्वर्टेड कॉमास में लिख के आओ, वरना इन्वर्टेड कॉमास में मत लिख के आओ, अपनी लैंग्वेज में लिख के आओ। जैसे कि मैंने नीचे एक और डेफिनेशन प्रोवाइड करी है, हमें कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दे रखी है। तो कॉन्ट्रैक्ट इसने क्या कहा है कि कोई भी एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल है बाय द लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल है बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे एग्रीमेंट की डेफिनेशन देखो क्या दे रखी है। एग्रीमेंट क्या होता है, अब हमने तो देख लिया कि कोई भी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज एग्रीमेंट? सो कोई भी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस जो कंसिडरेशन के ऊपर बने हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एग्रीमेंट कहते हैं। अब देखो इसे यहाँ से समझो। एग्रीमेंट क्या होता है कि ऑफर होता है एग्रीमेंट के अंदर और दूसरा एक्सेप्टेंस होता है। मतलब ये कि एक्स ने वाई को ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया? कि आप ना ये काम जो है वो 6 दिन में कंप्लीट कर लेना, ये काम एक 6 दिन में कंप्लीट कर लेना और उसके बदले मैं आपको 600 रुपये दूंगा, ठीक है। ये एक्स ने वाई को ऑफर दिया, ओके। अब ये था ऑफर, ओके। एक चीज हो गई, एक एलिमेंट हो गया। जब वाई ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, वाई ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और बोला कि ठीक है मैं 6 दिन काम करूंगा और आप मुझे 600 रुपये दे देना, तो ये हो गया एग्रीमेंट। सो एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट के अंदर ऑफर मतलब प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस होता है, दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट। और जब वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो तो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। अब इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है? अगर कोई भी एग्रीमेंट किसी को लीगली बाइंड कर रहा है तो दैट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड ने, आपको छोड़ो चिंटू को ले लेते हैं, तो ये चिंटू है। चिंटू ने मिंटू को बोला था कि आज रात वो उसके यहाँ डिनर पे आएगा, ठीक है। और मिंटू ने मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया था। मान लो चिंटू ने मिंटू को ऑफर दिया था कि आज रात तू मेरे यहाँ डिनर पे आ, और मिंटू ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया। बट लेटर ऑन क्या हुआ, मिंटू को कोई काम आ गया और वो डिनर पे नहीं आ पाया। तो क्या इसके लिए चिंटू कोर्ट में जा सकता है? नहीं जा सकता, बिकॉज इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये लीगली बाइंड नहीं है, ये सोशली बाइंड है बस। सो अब आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल बाइंडिंग, मतलब जिसके लिए आप कोर्ट को अप्रोच कर सको। सो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। जैसे एक्स ने प्रॉमिस किया कि वो अपनी बाइक जो है वो वाई को सेल करेगा 20,000 रुपये की, और वाई ने इस चीज़ को एग्री कर दिया। तो यहाँ पे ऑफर हो गया, यहाँ पे हमारा ऑफर हो गया। उसके बाद हमारी एक्सेप्टेंस भी हो गई, ठीक है। और ये हमारा इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी है, ठीक है, क्योंकि ये लीगल बाइंडिंग नहीं है, सॉरी ये सोशल बाइंडिंग नहीं है, ये लीगल बाइंडिंग है। तो ये अल्टीमेटली हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को समझना बहुत जरूरी है बिकॉज सारी चीजें अब आपकी इसी पे डिपेंड करेंगी। अब हम देख लेते हैं कि कुछ इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स या ये सारे एलिमेंट सेटिस्फाई होने चाहिए अगर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहना है। पहला, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है कि ए बी को ऑफर दे और बी उसे क्लियरली एक्सेप्ट करे प्रॉपर तरीके से। तो वन पार्टी मस्ट टेक अ क्लियर डेफिनेट ऑफर एंड द अदर मस्ट एक्सेप्ट इट इन अ लॉफुल मैनर। मतलब ए ने बी को अगर ऑफर दिया है तो वो क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, और बी ने उसे प्रॉपर लीगल तरीके से एक्सेप्ट किया होना चाहिए, ओके। देन इसके बाद एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड और कम्युनिकेटेड। इसका मतलब ये है कि एक्सेप्टेंस आपकी एब्सोल्यूट होनी चाहिए। अब देखो एब्सोल्यूट का मतलब ऐसे समझो, मान लो चिंटू है, चिंटू गया एक शॉप पे,
एक शॉप पे चला गया चिंटू। वहाँ पे शॉप वाले ने कहा, इसने पूछा कि ये एक क्या लेने गया है चिंटू? टाई लेने गया है, ये एक टाई लेने गया है। तो इसने टाई का प्राइस पूछा, तो शॉपकीपर ने पहले कहा कि टाई जो है वो 600 रुपये की है, ठीक है। चिंटू ने कहा कि नहीं 500 में दे दो, तो 500 चिंटू का ऑफर था। अब अगर शॉपकीपर इसको हाँ कर देता है तो ये होगा एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस। बट अगर शॉपकीपर इसको यहाँ पे काउंटर ऑफर दे देते हैं कि नहीं 500 में नहीं 550 में दे देते हैं, 550 में दे दूंगा, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि उसने एब्सोल्यूटली इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, उसने काउंटर ऑफर दे दिया। तो ये होता है एब्सोल्यूट का मतलब। अनक्वालिफाइड का मतलब होता है कि कोई भी और स्पेसिफिक कंडीशन ना रखे और प्रॉपरली कम्युनिकेट करे। मतलब अगर दुकान वाले ने आपका चिंटू का ये 500 रुपये वाला ऑफर एक्सेप्ट कर लिया कि वो तो उसे बोले कि हाँ भाई QR लाओ पेमेंट कर दो, मैं पैक कर देता हूँ, तो प्रॉपर कम्युनिकेट भी होना चाहिए कि हाँ ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, वरना पता कैसे चलेगा कि हाँ भाई तुमने एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, देन यहाँ पे केस लॉ है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। देखो केस लॉ को कैसे पढ़ना है, सबसे पहले आप इस केस लॉ को समझ लेना, ठीक है। अगर आपको ये केस लॉ नाम एज वेल एज ईयर याद रहता है तो लिख के आओ, ईयर याद नहीं रहता तो ईयर मेंशन करके मत आना, गलत ईयर मत मेंशन करके आना, बस गलत ईयर पे नंबर कट जाएंगे, ठीक है। अगर तुम्हें ये केस लॉ के नाम भी याद नहीं रहते तो यू कैन टेक इट टू द एग्जाम्पल, आप इसे एग्जाम्पल की तरह अपने एग्जाम में लिख के आ सकते हो। यहाँ पे फैक्ट क्या था कि किसी एक का बच्चा खो गया था, मिसिंग बॉय हो गया था किसी का, और दूसरे वाले ने मतलब एक सर्वेंट था उसने बच्चे को ढूंढ दिया। अब बच्चे पे ना रिवॉर्ड था कि अगर आपने मिसिंग बॉय फाइंड कर लिया तो आप पे सच अमाउंट का रिवॉर्ड है, आपको पैसे दिए जाएंगे। बट ये बात सर्वेंट को पता नहीं थी, उसने बच्चा बस उसे तो मिल गया, उसने ढूंढ लिया ऐसी, ठीक है। लेकिन बाद में वो बोल रहा है कि मैंने तो बच्चा ढूंढ लिया तो अब इस पे जो रिवॉर्ड है वो मुझे पे करो, तो ऐसा नहीं होता। डिसीजन क्या आया था कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया है ये ऑफर, इस बात की नॉलेज तो मुझे दी ही नहीं, मुझे कम्युनिकेट ही नहीं किया, तो ये एक्सेप्टेंस विदाउट द नॉलेज ऑफ ऑफर इज नॉट अ वैलिड, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि ऑफर को आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा और एक्सेप्टेंस के बारे में भी नॉलेज देनी पड़ेगी कि आपने ये ऑफर जो है वो एक्सेप्ट किया है। नाउ टेक इट टू द सेकेंड वन, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। मतलब एग्रीमेंट का मतलब ये होना चाहिए कि अगर आपने एग्रीमेंट किया है तो उसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की इंटेंशन होनी चाहिए। अगर आपने कोई सोशल मॉरल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट किया है तो दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसे बेलफोर वर्सेस वेलफोर 1999 का केस था। यहाँ पे क्या हुआ था कि एक हस्बैंड थे, ओके, उन्होंने अपनी वाइफ को ये बोला था कि मैं आपको $30 कुछ अमाउंट था वो पे करूँगा, ठीक है। जैसे हस्बैंड वाइफ में नॉर्मल कम्युनिकेशन चलती है वैसे बोल दिया था। लेटर ऑन क्या हुआ कि हस्बैंड और वाइफ सेपरेट हो गए और इन लोगों का डिवोर्स हो गया, अब वाइफ जाती है कोर्ट में और कोर्ट में बोलती है कि इन्होंने तो मेरे को बोला था कि ये मेरे को इतना अमाउंट पे करेंगे, अभी पे नहीं कर रहे। सो क्या आप तुम खुद बताओ कि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं होगा ना, बिकॉज इट इज नॉट अ लीगली बाइंड। उस टाइम पे हस्बैंड वाइफ के बीच में एक नॉर्मल कम्युनिकेशन चल रही है और उसमें कुछ बोल दिया तो दैट इज नॉट अ लीगल ऑब्लिगेशन, दैट कैन बी अ सोशल मॉरल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट बट नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, यहाँ पे कुछ फैक्ट वगैरह मैंने इसके पूरे मेंशन किया, आप रोक के पढ़ लेना, बाकी मैंने आपको समझा दिया। थर्ड इज लॉफुल कंसिडरेशन। आपका कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। मतलब अगर बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ए और बी के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ए बी को कुछ देगा, एनीथिंग कुछ देगा, और बी उसके बदले में कुछ दे, उसे ए को कुछ देगा। जैसे मान लो ए ने कहा बी को कि मैं आपको 500 रुपये दूंगा और इसके बदले में बी को ए को क्या देना है? उसकी बिल्डिंग बनानी है, कोई बिल्डिंग तैयार करनी है, ठीक है। तो ए ने बी को कुछ देना और बी ने ए को कुछ देना है, तो दोनों पार्टी के बीच में कंसिडरेशन है, मतलब समथिंग इन रिटर्न फॉर बोथ द इंडिविजुअल। और ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसे भी हो सकता है। मतलब ए ने ये बोला कि पहले आप बिल्डिंग बना लो उसके बाद मैं आपको 500 रुपये दूंगा, तो इसका मतलब क्या है कि कंसिडरेशन जो बी ए को दे रहा है वो पहले हो जाएगा, तो दैट विल बी द पास्ट, और ए जो बी को देगा वो फ्यूचर में होगा। तो ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसे भी हो सकता है, बट ये कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, नॉट इलीगल, इमोरल या अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मान लो ए ने बी को प्रॉमिस कर दिया, ए ने बी को प्रॉमिस किया कि आप ना क्या करो, हाँ आप मुझे 2 लाख रुपए दो और
ए ने बी को बोला कि आप मेरे को 2 लाख रुपए दे दो और मैं आपको बुर्ज खलीफा दे दूंगा, या बुर्ज खलीफा छोड़ो, ताजमहल ले लेते हैं, कि मैं आपको ताजमहल आपको दे दूंगा 2 लाख रुपए में। तो क्या ये पॉसिबल है? इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इलीगल, अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। तो ऐसा कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज कैपेसिटी ऑफ द पार्टी। कैपेसिटी ऑफ द पार्टी मतलब कि जो पर्सन है वो मेजर होना चाहिए, मतलब 18 से अबव होना चाहिए। साउंड ऑफ माइंड, ऑफ साउंड माइंड मतलब पागल नहीं होना चाहिए, उसका दिमाग खराब नहीं हो गया होना चाहिए, या मेंटल हॉस्पिटल से नहीं आना चाहिए, दिमाग बिल्कुल सही चल रहा होना चाहिए, ठीक है। एंड नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय द लॉ, और लॉ ने भी उसको ऐसा कुछ नहीं बोला होना चाहिए कि ये जो पर्सन है वो इंसॉल्वेंट हो गया है या एलियन एनिमी है। एलियन एनिमी क्या होता है कि मान लो अगर हमारा अभी पाकिस्तान से वॉर शुरू हो जाए, वैसे तो ना हो, जस्ट इन टेकिंग एन एग्जांपल, अगर पाकिस्तान से वॉर शुरू हो गया है तो पाकिस्तान के जितने भी रिलेटेड बिजनेसमैन होंगे ना वो हमारे लिए एलियन एनिमीज हो जाएंगे। तो वो लोग वॉर के टाइम पे उनके कंट्रीज के बीच में ट्रेड खत्म हो जाता है, दे विल कॉल्ड द एलियन एनिमी। सो वो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ पार्टी में ये 3 कंडीशन आती हैं, ठीक है। यहाँ पे केस लॉ दे रखा है, मोरेर बीबी वर्सेस दामोदर दास घोष 1903। तो इसमें क्या हुआ था कि एक माइनर ने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज रख दी थी। मॉर्टगेज का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर्टी रख के उस पर पैसे उठा लिए थे, ऐसा कुछ हो गया था, और लेटर जो है माइनर ने क्लेम किया कि मेरे को तो अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए। तो वो क्लेम गवर्नमेंट ने कहा, कोर्ट ने कहा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दोनों के बीच में, ये वॉइड एब इनिटो था, मतलब बिगनिंग से ही वॉइड था। वॉइड का मतलब क्या होता है कि बिगनिंग से ही ये वैलिड नहीं था, ये कॉन्ट्रैक्ट बिगनिंग से ही वैलिड नहीं था, क्योंकि माइनर के साथ आप एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते माइनर के साथ। तो माइनर एग्रीमेंट और ऑलवेज वॉइड, अगर आप किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हो तो वो हमेशा ही वॉइड होता है। वॉइड का मतलब क्या होता है कि नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। आप कोर्ट में जाके उसको ये नहीं कह सकते कि भाई ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था और अब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रहा, आप कोर्ट में उसकी कोई हेल्प ले ही नहीं सकते, तो दैट इज ऑलवेज वॉइड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब दोनों ही एग्री हुए हैं तो सेम थिंग पे वो एग्री हो विदाउट एनी लाइक कोई प्रेशर वगैरह ना हो, अपनी मर्जी से सेम थिंग पे एग्री हो। जैसे इट मस्ट बी फ्री, किसी भी इन्फ्लुएंस में आके फ्रॉड या मिस इंटरप्रिटेशन या मिस्टेक की वजह से वो लोग एग्री ना हुए हो, अपनी मर्जी से एग्री हुए होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक केस लॉ है ये, इसमें क्या हुआ था कि विडो को फोर्स किया गया था कि जब तक वो एक बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर लेती उसके हस्बैंड की बॉडी का क्रिमेशन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या था कि विडो ने अगर अडॉप्ट कर भी लिया उस बॉय को और बाद में उसने कोर्ट में जाके अपील की, तो कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि ये जो उसकी कंसर्न थी वो फ्री नहीं थी, उसको प्रेशराइज किया गया था कि तब तक उसके हस्बैंड का क्रिमेशन नहीं होगा, तो दैट इज नॉट अ फ्री कंसर्न। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ओके। देन आता है नेक्स्ट लॉफुल ऑब्जेक्टिव। लॉफुल ऑब्जेक्टिव मतलब आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इमोरल या अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पियर्स और ब्रॉक का केस आता है। ब्रॉक जो था, ब्रॉक एक पर्सन थी, उसने पियर्स से एक घोड़ा तांगा लिया था, ठीक है। घोड़ा तांगा कैसे बताऊँ अब तुम्हें, घोड़ा तांगा तो आई गेस तुम्हें पता ही होगा, घोड़ा तांगा लिया था। अब पियर्स को ये पता था कि वो जो घोड़ा तांगा ब्रॉक यूज़ करेगी वो प्रोस्टिट्यूशन के लिए यूज़ करेगी, ठीक है, जो कि इमोरल यूज़ है। बाद में क्या हुआ कि ब्रॉक ने इस पर्सन को, ये जो पर्सन था पियर्सन, इसको पेमेंट नहीं किया। तो पियर्सन ने क्या किया, कोर्ट को अप्रोच किया। तो कोर्ट ने ये बोला कि जब इसको पहले से पता था कि ये जो ब्रॉक है वो इसको, मतलब ये जो इसका घोड़ा तांगा उसको प्रोस्टिट्यूट के लिए यूज़ करेगी, जो कि इमोरल यूज़ है, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव ही लॉफुल नहीं था। तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल था, और अब यहाँ पे आप कोई क्लेम नहीं ले सकते हो, ठीक है। देन आता है सर्टेनिटी एंड पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा करो जो पॉसिबल भी हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मत करो कि जो इम्पॉसिबल हो, कि मतलब आसमान को छू के आ जाओ, स्काई टच, अगर आप आसमान को छू के आ जाओगे तो मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगी, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। एग्रीमेंट मस्ट बी डेफिनेट एंड पॉसिबल वन। वेग या इम्पॉसिबल एग्रीमेंट हमेशा वॉइड होते हैं, ठीक है। नॉट एक्सप्रेसिवली वॉइड मतलब ये कि कुछ जो एग्रीमेंट होते हैं ना वो एक्सप्रेसिवली ही वॉइड होते हैं, मतलब वो कोर्ट ने कह दिया है कि अगर आपने कोई भी एग्रीमेंट किया है इन 3 चीज़ों के रिगार्डिंग तो वो वॉइड ही होगा।
तो चलो देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन है। पहली, रिस्ट्रेन फ्रॉम ट्रेड, मतलब अगर आपको कोई ट्रेड करने से रोकता है और आपके साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप ट्रेड मत करो, तो वह एक्सप्रेसिवली वॉइड है। आपको कोई शादी करने से रोकता है तो भी एक्सप्रेसिवली वॉइड है। अगर आपको कोई कहे ना कि शादी मत करना तू मेरे लिए या कुछ भी, तो आप उसके लिए ना केस कर सकते हो, मतलब बोल सकते हो कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अब अपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिए। एंड वेगरिंग एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में ना अभी आगे भी पढ़ेंगे, तो अभी आप बस यहाँ समझ लो, ये कंडीशन याद रख लो, आगे अब हम डिटेल में से और पढ़ेंगे। तो इसके बाद हमारा आता है टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इसको हम 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला, बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी, ठीक है। इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप कोर्ट में जाके बोल सकते हो कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और इस कॉन्ट्रैक्ट में ये कंडीशन थी और अब ये पर्सन ना परफॉर्म नहीं कर रहा, मतलब आप कोर्ट की हेल्प ले सकते हो। दैट इज़ इन्फोर्सिबिलिटी। अभी पहले तो आपको बता ही दिया है मैंने, तो आई होप आपको याद होगा। तो सबसे पहला होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जितनी भी हमने इसेंशियल कंडीशन अभी पढ़ी है ना, वो सारे इसेंशियल एलिमेंट ये सेटिस्फाई करता है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमारा कहलाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है कि एक्स एग्री टू सेल हिज कार टू वाई फॉर 5 लाख रुपीज़ एंड वाई एग्री टू बाय, तो दैट इज़ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि एक ने ऑफर दिया और दूसरे ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो दैट इज़ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट पहले तो वैलिड था, स्टार्टिंग में तो वैलिड था, बट बाद में ये सीज टू बी इन्फोर्सेबल हो गया, मतलब बाद में सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि अब ये वैलिड नहीं रहा ड्यू टू सम रीजंस, या तो कोई ऐसी कि मतलब लॉ चेंज हो गया या फिर इम्पॉसिबिलिटीज़ कुछ ऐसी अराइज हो गई। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कि एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो जो राइस है वो वाई को देगा, और एक्स जो है वो दूसरी कंट्री का है और वाई जो है वो दूसरी कंट्री का है। लेटर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ऑफ राइस पे ही बैन लगा दिया। तो अब जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस टाइम पे तो ये वैलिड था, लेकिन अब ये वैलिड नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन अब सेटिस्फाई करना एक्स के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसकी गवर्नमेंट ने अब बैन लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने केस लॉ भी दे रखा है, आप इसे पढ़ सकते हो। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसे प्रॉपर याद करो, बट हाँ आप इसे पढ़ सकते हो एक बार। नेक्स्ट आता है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है कि वो एग्रीमेंट जो स्टार्टिंग से ही फ्रॉम अ वेरी बिगनिंग नॉट इन्फोर्सिबल एट ऑल। जैसे कि हमने अभी देखा था कि अगर हम माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो वॉइड होता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो एग्रीमेंट विद द माइनर, सेम केस जो ऊपर हमने पढ़ा था वही केस आप इसमें लिख के आ सकते हो। देन आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो वैलिड तो रहते हैं और इन्फोर्सिबल भी रहते हैं, जब तक कोई एक पार्टी ये ना कह दे कि भाई ये जो था, ये जो कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ किया गया था वो मेरी कंसर्न के बगैर किया था। मान लो ए ने, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है गाइस, यहाँ पे देखो एग्जांपल, ए ने बी को थ्रेट किया, डराया धमकाया और फिर उससे साइन करा लिया एग्रीमेंट पे। लेटर मतलब अगर बी इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है तब तक तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और इन्फोर्सेबल है, लेकिन अगर बी ने बाद में जाके बोल दिया कि इसने तो मुझे डराया धमकाया था और तब मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया, तो ये क्या हो जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है मैंने। देन आता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो फॉरबिडन बाय लॉ है, मतलब वो स्टार्टिंग से ही आपके वॉइड होते हैं। जैसे कि आपने कोई क्रिमिनल एक्ट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है, जैसे कहते हैं ना सुपारी दे देना, कि मर्डर के लिए किसी ने सुपारी दे दी कि आप ना एक्स का मर्डर कर दो, ठीक है। ये वो एक्स नहीं है जो तुम समझ रहे हो, एक्स का कोई भी एग्जाम्पल ले रही हूँ बस, कि एक्स का मर्डर कर दो, ठीक है, और इसके बदले में आपको 2 करोड़ रुपए दे दूंगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना इलीगल है, इसके बदले में आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते कि मैंने इसको बोला था कि एक्स का मर्डर कर दो, इसने किया नहीं, या फिर मैंने एक्स का मर्डर कर दिया बट अभी मुझे 2 करोड़ नहीं दे रहा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये वाला केस लॉ मैंने अभी ऊपर आपको समझाया था, आप ये वाला केस लॉ इसमें लिख के आ सकते हो। देन आता है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड तो थे सब्सटेंस में बट अब वो इन्फोर्स नहीं हो सकते कोर्ट में कुछ टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से। मतलब मान लो आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में नहीं लिखा, या स्टैम्प नहीं लगवाई, या रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, मतलब वैसे कोई दिक्कत नहीं है बट उसको बनाने में या टेक्निकल डिफेक्ट आपने कर दिया जिसकी वजह से वो इन्फोर्सेबल नहीं है, ओके। अब आता है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ बेस ऑफ फॉर्मेशन। अभी तक हमने पढ़े इन्फोर्सिबिलिटी के बेसिस पे,
अभी तक हमने इन्फोर्सिबिलिटी के बेसिस पे पढ़े, अब हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो पहला होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो शब्दों में कहा जाए, बोला जाए या रिटर्न में लिखा जाए। जैसे एक्स ने एग्री किया रिटर्न में कि वो जो है हाउस बेचेगा वाई को 50 लाख का, ठीक है, तो दैट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि वो शब्दों में कहा नहीं जाता बट खुद से समझना होता है, ठीक है। जैसे कि आप जो है बस में चढ़ गए, मान लो आप दिल्ली में रहते हो और आप बस में चढ़ गए, तो ये ऑब्वियस है कि आपको टिकट लेना है, ठीक है। अगर आप बस में चढ़ गए और आपने टिकट नहीं लिया और बाद में उतरते टाइम आप टीटी को बोल रहे हो या कंडक्टर को बोल रहे हो या फिर आपको किसी ऑफिसर ने पकड़ लिया, उसको बोल रहे हो कि भाई ये बस के कंडक्टर ने तो मेरे को बोला ही नहीं टिकट लेना है, तो वो आपको ना 2 थप्पड़ भी लगा सकता है कि भाई हद है, ये तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, तुम्हें खुद पता होना चाहिए, ओके। देन हो जाता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब देखो, हम इसे क्वासी को ना अभी डिटेल में पढ़ेंगे, या तो इसी वीडियो में मैं कवर करा लूँगी या नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ाऊँगी। अभी आप ये समझो कि ये जो होता है ना क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या होता है कि दोनों का एग्रीमेंट होता नहीं है, मतलब एग्रीमेंट नहीं होता किसी का, बट किसी के अच्छे के लिए जो कोर्ट है या लॉ है किसी के अच्छे के लिए आपको वो करने के लिए बोल देता है कि आप ये कर लो, ठीक है। तो नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट एन ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ, प्रिवेंट अनजस्टिस एनरिचमेंट। तो बेस्ड कैश प्रिंसिपल का नो वन शुड बी अनजस्टली एनरिच एट द कॉस्ट ऑफ अदर। जैसे कि ए लीव गुड एट बी हाउस बाय द मिस्टेक। मान लो ए ने बी के घर पे गलती से सामान छोड़ दिया और बी ने उसे यूज़ कर लिया, तो बी ए को पे करेगा, भले ही ए की गलती है, उसने सामान कर लिया बट ए पे करेगा। ऐसे ना देखो, आप इसको और अच्छे से ऐसे समझो। मान लो चिंटू था, चिंटू ने बर्गर ऑर्डर करा, लेकिन डिलीवरी बॉय ने वो मिंटू को दे दिया, मिंटू के घर दे दिया और मिंटू ने उसे खा लिया, ठीक है। अब चिंटू को ये बात पता चली, चिंटू मिंटू के पास गया और उसने बोला कि आपने मेरा बर्गर खा लिया, अब आप मुझे पे कर दो। तो चिंटू कह रहा है कि मैंने तो ना मिंटू बोल रहा है कि बर्गर मेरे घर पे आया था और मेरे को पता नहीं था तुम्हारा था, मैंने तो खा लिया। तो भाई अगर ये मिंटू मना कर रहा है ना पैसे देने के लिए, तो चिंटू इस पर केस कर सकता है, बिकॉज इट इज़ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। देखो ये ई कॉन्ट्रैक्ट मैंने सिर्फ इसमें बता दिया है जस्ट फॉर योर नॉलेज। इसका एग्ज़ाम से कुछ मतलब आ सकता है एग्ज़ाम में, बट ये हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इन इंडिया के अंदर कवर होता है। ये हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर कवर नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीन के थ्रू, सॉरी गाइज, इलेक्ट्रॉनिक मीन के थ्रू अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो, जैसे आपने कोई भी अमेजोन की टर्म ऑफ सर्विस पे क्लिक कर दिया, आई एग्री, ठीक है, तो आपने ई कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे साइन कर दिया और उसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके लिए आप एग्री कर चुके हो, आपके और अमेजोन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, ओके। अब आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ बेस ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के बेस पे। अभी तक हमने इन्फोर्सिबिलिटी और फॉर्मेशन के बेसिस पे पढ़ लिया है, अब हम पढ़ने वाले हैं ऑन द बेस ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इसमें पहला आता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जहाँ पे दोनों ही पार्टी ने अपना अपना जो काम था वो कंप्लीट कर दिया, अपनी अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर दी। मान लो एक्स सेल अ कार टू वाई एंड वाई पे अ प्राइसेस, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दोनों ने अपना काम कंप्लीट कर दिया, दैट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है कि जो ऑब्लिगेशन है वो दोनों की ही अभी ऑब्लिगेशन पेंडिंग है, मतलब दोनों ने ये ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करी है, ठीक है, तो दैट इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल इसका दे दिया है। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है कि एक पार्टी ने ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दी है लेकिन दूसरी पार्टी ने अभी नहीं करी है। जैसे रिवॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट था कि एक ए ने ऑफर किया था कि मैं 10,000 दूंगा जो भी मेरा कुत्ता ढूंढ के लेके आएगा, और बी ने उस कुत्ते को ढूंढ लिया, तो बी ने तो अपना काम कर दिया बट अभी ए ने उस कुत्ते के बदले में पैसे नहीं दिए, तो दैट इज यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक ने कर दिया दूसरे ने अभी पे नहीं करा है। यहाँ पे कार्ली एंड कार्बलिक स्मॉक बॉल केस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेना, मैं आपको समझा देती हूँ। उसमें क्या हुआ था कि कंपनी ने एडवाइस किया था कि वो 100 अमाउंट देगी, रिवॉर्ड देगी किसी भी पर्सन को जो स्मोक बॉल को यूज़ करता है, और इनका क्लेम ये था कि अगर आप हमारी स्मोक बॉल को यूज़ करोगे तो आपको फ्लू नहीं होगा। अब मिसेस कार्ली ने क्या किया, स्मोक बॉल को यूज़ किया लेकिन उन्हें फिर भी फ्लू हो गया, तो उन्होंने अपना रिवॉर्ड जो था वो क्लेम किया। ये वैलिड यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि यहाँ पे मिसेस कार्ली ने अपना काम कर दिया है। अब कंपनी कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी का जो काम है रिवॉर्ड देना वो अभी बाकी है, तो इट इज़ यूनिलेटरल क्योंकि एक ने ऑब्लिगेशन कर दी है बट दूसरी की ऑब्लिगेशन अभी बची हुई है।
अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हमने मीनिंग कंप्लीट कर लिया, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब पहले तो हम इसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही कवर करने वाले हैं, देन उसके बाद हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कवर करेंगे डिटेल में, और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर आपको कुछ अभी भी डाउट है तो आप अपना सिलेबस उठा के देख लेना, मैं प्रॉपर सिलेबस के हिसाब से आपको करा रही हूँ, तो आपको पूरा सिस्टमैटिक वे में सारी चीज़ें इसमें कवर करा दी जाएंगी। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ऑफर या प्रपोजल। ऑफर या प्रपोजल क्या होता है? तो देखो, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2A, यहाँ पूरी डेफिनेशन जो है ऑफर की या फिर प्रपोजल की दे रखी है। सिंपल वर्ड में मैं बताऊं तो ऑफर का मतलब होता है कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने की आपकी विलिंगनेस है, इच्छा है, उस चीज़ को एक्सप्रेस करना ऑफर होता है। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपको करना है, उसको एक्सप्रेस करना, विलिंगनेस टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड ऑफर, ठीक है। और जब ये ऑफर जो होता है वो दोनों पार्टी एक्सेप्ट कर लेती हैं, तब ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एक पार्टी एक्सेप्ट करती है उससे कुछ नहीं होता, दोनों का एक्सेप्ट करना जरूरी है। अब यहाँ लिखा है इसेंशियल ऑफ अ वैलिड ऑफर। एक वैलिड ऑफर होने के लिए क्या क्या जरूरी है? तो सबसे पहले इट मस्ट बी मेड विद इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। मतलब अगर मैंने ऑफर किया है तो लीगल रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए? ऐसे नहीं कि मान लो ए ने बी को अपने घर पे डिनर पे इन्वाइट किया, ठीक है, तो ये मैंने एक ऑफर कर दिया, बट इट इज नॉट फॉर ए लीगल रिलेशनशिप, इट इज फॉर द सोशल गेस्चर है, ठीक है। अगर बी नहीं भी आता है मेरे घर पे डिनर पे तो मैं कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकती, तो एक लीगल रिलेशन होना चाहिए। इट्स नॉट अ जोक और अ सोशल इन्विटेशन। यहाँ पे केस लॉ दे रखा है वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर का 1919। यहाँ पे क्या हुआ था कि हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था कि वो अपनी वाइफ को मंथली अलाउंस पे करेगा, बट इट्स जस्ट अ इनफॉर्मल टॉक बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ऑफिशियली उन्होंने कुछ साइन नहीं किया था, या कोर्ट के जज से मतलब कोर्ट का जजमेंट वगैरह नहीं था, बस आपस में ऐसी बात कर ली थी। ये केस मैंने डिटेल में पिछली वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप पहले वो देख लो, आपको सारे केस लॉस समझ आ जाएंगे, ठीक है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज टर्म ऑफ ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट। जो भी टर्म्स है ऑफर के, मतलब अगर मैंने कोई भी ऑफर दिया है उसमें जो भी मैंने कंडीशंस लिखी होंगी वो डेफिनेट और सर्टेन होनी चाहिए। मतलब कोई भी वेग या इनवैलिड नहीं होनी चाहिए। जैसे वेग या इनवैलिड का अगर मैं एग्जांपल दूं, मैंने कहा, ए ने बी को कहा कि अगर आपने मेरा ये काम कर दिया तो मैं आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे दूंगा। अब व्हाट इज मैक्सिमम प्रॉफिट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो ये बहुत ही वेग ऑफर है। तो वेग ऑफर हमेशा इनवैलिड होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दे रखा है केस लॉ का, आप इसे पढ़ सकते हो। देन आता है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। मतलब ऑफर जो ऑफरी है, मतलब जिसे आप ऑफर कर रहे हो, उसे पता होना चाहिए आपके ऑफर के बारे में बिफोर एक्सेप्टिंग, ठीक है। यहाँ पे लालमेन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त का केस है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। मैंने पिछली बार भी इसको समझाया था, पिछली वीडियो में फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे क्या हुआ था कि सर्वेंट ने मिसिंग बॉय को फाउंड किया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये जो बच्चा है इसके ऊपर रिवॉर्ड है। उसे पता नहीं था कि इस बच्चे के ऊपर रिवॉर्ड है। उसे मतलब वो उसने ढूंढ लिया, देन उसके बाद उसे पता चला कि इस बच्चे के ऊपर तो इनाम भी रखा हुआ है। तो फिर बाद में उसने बोला कि मुझे ये रिवॉर्ड चाहिए, बट कोर्ट ने मना कर दिया कि आपको पता ही नहीं था इस ऑफर के बारे में, तो आप इस रिवॉर्ड को क्लेम नहीं कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है ऑफर में भी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है, मतलब ओरल या रिटर्न में भी हो सकता है, या इम्प्लाइड भी हो सकता है। जैसे कि अगर आपने बस में कदम रखा है तो इट इज़ इम्प्लाइड कि आपको टिकट खरीदना है बस का, ठीक है। देन आता है ऑफर मस्ट नॉट कंटेन टर्म दैट नॉन कंप्लाइंस विद अमाउंट ऑफ एक्सेप्टेंस। जैसे ऑफरी कैन नॉट बी फोर्स्ड इनटू एक्सेप्टेंस। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ऑफरी को फोर्स किया जाए कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले। अगर ऑफरी नहीं चाहता किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना तो उसे फोर्स नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज़, साइलेंस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस। अगर आप किसी पेड़ के पास जाके खड़े हो ना, ये बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल हमारे यहाँ दिया जाता था जब बच्चे आम चोरी कर लेते थे, कि अगर आप पेड़ के पास जाके खड़े हो और आपने पेड़ से पूछा कि क्या मैं आपके आम ले सकता हूँ, और पेड़ ने कुछ रिप्लाई नहीं किया, तो आप ये ज्यूम नहीं कर सकते कि पेड़ ने कह दिया कि बेटा आप मेरे आम तोड़ लो। तो ध्यान रखना, जब तक आपको कोई सामने से ना बोले कि हाँ ये काम कर लो, सो यू कांट इमेजिन दैट साइलेंस इज द एक्सेप्टेंस, ठीक है। खुद से नहीं सोच लेना होता सब कुछ। देन नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस क्या होता है? तो सेक्शन 2 सबसेक्शन बी ये बताता है, व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज इज एसेंट देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। जब जो जिस पर्सन को आपने ऑफर किया है वो हाँ कर देता है, मतलब
इम्प्लाइडली, साइलेंस से नहीं, एक्सप्लिसिटली या इम्प्लाइडली हाँ कर देता है, तो तब ही माना जाता है कि वो चीज़ एक्सेप्ट हो गई है। व्हेन एक्सेप्टेड, जब भी कोई भी ऑफ़र आपने किया है, आपने कोई ऑफ़र किया है और वो ऑफ़र आपका एक्सेप्ट हो जाता है, तो दैट बिकम अ प्रॉमिस, वो प्रॉमिस बनता है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एसेंशियल ऑफ द वैलिड एक्सेप्टेंस। अब वैलिड एक्सेप्टेंस होने की क्या क्या ज़रूरी कंडीशन है? पहला, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपकी जो भी एक्सेप्टेंस है वो अनकंडीशनल और एब्सोल्यूट होनी चाहिए। मतलब अगर आपने कोई भी काउंटर ऑफर कर दिया है, आपको मान लो आप ना क्या लेने गए थे, ड्रेस लेने गए थे, आप ड्रेस लेने गए थे, वहाँ पर आपने शॉपकीपर को बोला कि ये जो ड्रेस है, आपने पूछा कि कितने की है, शॉपकीपर ने बोला 500 की, तो आपने बोला कि कि मेरे को 400 की दी दो। तो शॉपकीपर ने आपको बोला कि काम करो कि आप मेरे को मैं आपको 450 की दे सकता हूँ, बट 400 की नहीं दे सकता। शॉपकीपर ने आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है, उसने क्या किया है, आपको काउंटर ऑफर कर दिया है। ठीक है, तो ये आपकी एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल या एब्सोल्यूट नहीं है, जो कि मेन कंडीशन होती है। ओके, देन एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अगर आपने कोई ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है तो आप बताओगे कि हाँ मैंने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। आप ऐसे सोच के नहीं बैठ जाओगे कि मैंने मन में एक्सेप्ट कर लिया है तो सामने वाले को क्यों ही बताना है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, फिर से ये आ जाता है साइलेंस इज नॉट द एक्सेप्टेंस। देन आता है मोड ऑफ एक्सेप्टेंस मस्ट बी प्रिस्क्राइब्ड। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में, वैसे तो जनरली होता नहीं है, बट मान लो अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको बता रखा है कि मान लो अगर आपको एक्सेप्टेंस करना है तो आपको ईमेल के थ्रू करना है या फिर कोई और तरीका बता रखा है, कोई भी वे बता रखा है, तो आपको उसी तरीके में एक्सेप्टेंस देनी है। आपको ईमेल के थ्रू करना था बट आपने क्या किया, आपने लेटर पोस्ट कर दिया, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। जो वे बताया है उसी के थ्रू आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई वे नहीं बता रखा तो जो भी रीजनेबल आपको लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट है कि आपकी एक्सेप्टेंस जो है वो प्रिस्क्राइब्ड और रीजनेबल टाइम में होनी चाहिए। मतलब अगर ये कहा गया था, मैंने आपको कोई ऑफ़र दिया और ऑफ़र देते हुए मैंने आपको कहा कि ये 2 दिन में आपको इसे बताना है, इसका जवाब देना है, लेकिन आप अगर मेरे को तीसरे दिन जवाब दे रहे हो तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, बिकॉज ना ही वो एक्सेप्टेंस प्रॉपर मानी जाएगी। बिकॉज आपको कोई भी जो भी एक्सेप्टेंस होती है वो विद इन अ रीजनेबल टाइम या फिर प्रिस्क्राइब टाइम देना होता है। देन नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर लैप्स और रिवॉक्ड। मान लो मैंने आपको एक ऑफर दिया, ठीक है, मैंने आपको एक ऑफर दे दिया, लेकिन मैंने वो ऑफ़र आपके एक्सेप्ट करने से पहले ही रिवॉक कर लिया, तो वो आपका ऑफ़र आपने एक्सेप्ट भी कर लिया बाद में मेरे रिवॉक करने के बाद, तो वो प्रॉमिस नहीं माना जाएगा। बिकॉज ऑफ़र हमेशा लैप्स होने से पहले, लैप्स का मतलब क्या है कि उसका टाइम लिमिट ख़त्म होने से पहले या फिर वो रिवॉक होने से पहले आपको एक्सेप्ट करना होता है। देन एक्सेप्टेंस बाय ऑथराइज्ड पीपल। देखो इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने आपको ऑफ़र दिया, मान लो ये चिंटू है, ये चिंटू है, मैंने अगर चिंटू को ऑफ़र दिया है तो मिंटू जो है वो मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जिससे ऑफ़र दिया जाएगा वही उसे एक्सेप्ट कर सकता है, कोई और कर रहा है तो वो हमारा प्रॉमिस नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी शोन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। फिर से यही बात है जो ऑलरेडी मैं ऊपर बता चुकी हूँ, आई डोंट थिंक सो इसे फिर से बताने की ज़रूरत है। देन आता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। देखो सेक्शन 4 कहते हैं कि कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब जो पर्सन, जैसे मान लो इसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। लेट अज्यूम यहाँ पे ए है और ये बी है। ए ने बी को ऑफर दिया, ठीक है, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो जब ए ने बी को ऑफर दिया होगा तो इसको उस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है, इसे पता होना चाहिए प्रॉपर, इसे कम्युनिकेट, ए को कम्युनिकेट करना पड़ेगा बी को कि मैंने आपको एक ऑफर दिया है और ये ऑफर है। जब बी एक्सेप्ट कर लेगा तो उसे भी प्रॉपर कम्युनिकेट करना पड़ेगा ए को कि उसने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अगर बी ने ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया है बट ए को नॉलेज नहीं है इस बात की, अगर ए को नॉलेज नहीं है तो वो प्रॉपर प्रॉमिस नहीं बनेगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ये ज़रूरी है समझना, इसलिए मैंने इसे अलग से भी लिखा है। यहाँ पे एक केस लॉ भी दे रखा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप इसे पढ़ सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म व्हेन एक्सेप्टेंस वाज पोस्टेड नॉट येट रिसीव, इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ लो। देखो इसमें क्या लिखा है कि अगर मान लो ए ने बी को ऑफर दिया था और बी ने एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है, बट
ए ने क्या किया, पोस्ट के थ्रू एक्सेप्ट किया और उसने वो लेटर पोस्ट कर दिया, ए तक वो ना भी पहुंचा हो तो भी ऑफर जो है वो वैलिड माना जाएगा, मतलब प्रॉमिस जो है वो हो जाएगा और ये प्रॉमिस वैलिड है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तब बन जाता है जब एक्सेप्टेंस को पोस्ट कर दिया जाए। ज़रूरी नहीं कि उस चीज़ को जिसने ऑफर दिया है वो रिसीव भी करे, अगर नहीं भी रिसीव किया लेकिन जो पर्सन है उसने पोस्ट कर दिया है तो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी एंड दैट विल बी द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ कम टू द सेकेंड वन, कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन को डिटेल में समझते हैं। तो देखो, कंसिडरेशन का मतलब होता है कि कुछ भी रिटर्न में होना चाहिए। अगर ए और बी के बीच में कुछ ऑफर है तो ए बी को कुछ दिया होना चाहिए और बी भी ए को उसके बदले में कुछ दे रहा होना चाहिए। जैसे ए बी को क्या दे रहा है, अपनी बाइक दे रहा है, और बी ए को क्या दे रहा है, पैसे दे रहा है, कुछ मनी दे रहा है। तो ठीक है, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए। इट इज प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ द अदर इज बॉट। ये प्राइस है जिसके बदले में प्रॉमिस होता है। यहाँ पे देखो ऑफिशियल डेफिनेशन दे रखी है, मैं फिर से वही बता रही हूँ जो पिछली वीडियो में बताया था। अगर डेफिनेशन एज इट इज याद है वर्ड टू वर्ड, सिर्फ तभी इन्वर्टेड कॉमास में लिख कर आना, वरना कॉमास में लिख कर मत आना, नंबर कट जाएंगे। अभी ध्यान से सुन लो। अब आ जाते हैं कि वैलिड कंसिडरेशन के क्या क्या एसेंशियल कंडीशन है। ठीक है, तो सबसे पहले मस्ट मूव एट ए डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। मतलब ये कोई वॉलेंटरी एक्ट नहीं होना चाहिए, कोई वॉलेंटरी एक्ट नहीं होना चाहिए, ये प्रोमिसर के रिक्वेस्ट पे ये एक दूसरे मतलब दूसरे को दिया जाना होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। ठीक है, देन आता है मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। जरूरी नहीं है कि अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो कंसिडरेशन ए ही बी को दे, हो सकता है सी भी बी को दे सकता है। ठीक है, कंसिडरेशन किसी भी पर्सन से आ सकता है, इवन अ स्ट्रेंजर और टू द कॉन्ट्रैक्ट एज लॉन्ग एज ही इज पार्टी। अगर वो पार्टी है और वो स्ट्रेंजर है तो भी वो दे सकता है। यहाँ पे चिनिया वर्सेस रामिया, चिनाया वर्सेस रामिया का केस है 1882 का। इस केस लॉ को समझ लेते हैं, इट्स ए इंपॉर्टेंट केस लॉ। देखो इसमें क्या था कि एक लेडी थी, उसने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो अपनी डॉटर को दे दी थी, इस कंडीशन पे कि वो अपने मामा को एन्यूटी देगी। ठीक है, अपने मामा को एन्यूटी पे करेगी, लेकिन बाद में उसकी मदर की डेथ के बाद डॉटर ने रिफ्यूज़ कर दिया अपने मामा को पैसे देने के लिए। फिर उसका जो ब्रदर था वो गया कोर्ट में और वहाँ पे डिसीजन ये आया कि ब्रदर जो है वो इस प्रॉमिस को इन्फोर्स करा सकता है, लेकिन डॉटर का तो ये कहना था कि मेरे को जो कंसिडरेशन मिला है वो मेरी माँ से मिला है, ना कि मेरे मामा से। ठीक है, बट कोर्ट ने ये कहा कि कंसिडरेशन जो है वो डोनर से, थर्ड पार्टी से भी आ सकता है। कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि उसी पर्सन से आए। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे प्रूफ हुई है इस केस लॉ में कि कंसिडरेशन किसी स्ट्रेंजर से भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि उन्हीं दो पार्टी से आए। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जो कंसिडरेशन है वो हमारा पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर कभी भी हो सकता है। अब देखो पास्ट में क्या है, समथिंग डन बिफोर द प्रोमिस मेड, वैलिड इन इंडिया नॉट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में नहीं है बट इसे हटा दो, इंग्लैंड की हमें क्या ही करनी है, हमें तो इंडिया का समझना है कि पास्ट कंसिडरेशन अगर प्रॉमिस से पहले भी हमने कुछ कर दिया है तो वो भी कंसिडरेशन में कंसिडर्ड किया जाएगा। अब ये बात ना तुम्हें आगे और बेटर समझ आएगी जब मैं आगे की तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगी। ठीक है, देन आता है प्रेजेंट कंसिडरेशन। मान लो कोई साइमल्टेनियसली कोई काम हो रहा है, साइमल्टेनियसली डन विद द प्रॉमिस, तो वो भी कंसिडरेशन में माना जाएगा। फ्यूचर कंसिडरेशन क्या होता है कि एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, ये एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन कहा जाता है, मतलब प्रॉमिस टू डू समथिंग इन अ फ्यूचर। कि मान लो ए बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने बी को अपनी बाइक दे दी, ठीक है, और बी ने कहा कि मैं आपको 2 मंथ बाद जो है वो पैसे दूंगा, तो मनी इज अ कंसिडरेशन बट ये फ्यूचर में होने वाला है, तो दैट इज एग्जीक्यूटरी वन। फ्यूचर कंसिडरेशन भी होता है, पास्ट भी होता है, प्रेजेंट भी होता है, बस इतना यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। देन आता है फोर्थ, मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूशनरी। जो कंसिडरेशन है उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए इन अ आई ऑफ लॉ, कानून की नज़रों में उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, कोई भी इल्यूशनरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी कंसिडरेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जो इम्पॉसिबल एक्ट के लिए हो, क्योंकि वो वैलिड कंसिडरेशन होगा ही नहीं। मस्ट बी लॉफुल, आपका जो भी कंसिडरेशन है वो कोई इलीगल, इमोरल या अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए कि आपने किसी को प्रॉमिस कर दिया कि जी मैं तो ताजमहल ही दे दूंगा आपको, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कोई भी इलीगल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए कि ए और बी के बीच में ये प्रॉमिस हो गया, ए ने बी को सुपारी दे दी एक्स की, ठीक है, और बी ने कहा ठीक है मैं इस एक्स को मार दूंगा और आप मेरे को पैसे दे देना, तो ऐसा कोई ये कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, इट्स अनलॉफुल। देन नीड नॉट टू बी एडिकेट, कंसिडरेशन इनएडिकेट एडिकेट होने की ज़रूरत नहीं है। लॉ ये नहीं कहता कि अगर आपने
मतलब कंसिडरेशन इक्वल हो या बिल्कुल एडिकेट हो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसे आप ना एग्जाम्पल से समझो तभी आपको समझ आएगा। यहाँ पे एक केस लॉ है थॉमस वर्सेस थॉमस का। यहाँ पे एक विडो थी, उसको घर में रहना अलाउ कर दिया सिर्फ एक रुपये के, ये यहाँ पे तुम रुपीज़ ही कंसिडर कर लो इसे, 1 रुपये पर ईयर रेंट लगेगा और आप यहाँ रह सकते हो। तो अब आप खुद देखो कि कहीं भी जो अगर रेंट लगता है, क्या वो 1 रुपये पर ईयर, इतना कम रेंट हो सकता है? नहीं हो सकता, इट्स वेरी रेयर। ठीक है, तो यहाँ पे कंसिडरेशन एडिकेट नहीं है, बट लॉ ने ये कहा कि स्मॉल रेंट भी सफिशिएंट है फॉर अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को एडिकेट होने की जरूरत नहीं है, बस कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, अब आता है एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे ये मैंने अभी तक आपको ये बताया कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होगा बट फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन, इफ रिटर्न रजिस्टर मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव और अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज स्टैंडिंग अ रियल रिलेशन। मान लो अगर आपके पापा ने आपको कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, इतना खुश मत हो, अभी करी नहीं है, सिर्फ एग्जांपल ले रही, आपके पापा ने आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी और वो रिटर्न में उन्होंने लिख के आपके नाम पे रजिस्टर भी करा दी, तो अब क्या आपने अपने पापा को कुछ दिया है? नहीं दिया है। तो अब आप ये बोल सकते हो कि ये तो भाई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, मेरे पापा ने मेरे को कुछ दिया बट मैंने तो उसके बदले में कुछ दिया ही नहीं। दिया ना, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ठीक है, तो अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन का केस है तो कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती, इट कैन स्टिल बी अ कॉन्ट्रैक्ट। देन नेक्स्ट आता है कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विस। ये जो मैं कह रही थी ना कि कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये मैं इसीलिए आप बता रही थी आपको क्योंकि मैं आगे आपको ये चीज़ बताने वाली थी। मैं बोल रही थी ना कि आगे समझ आएगा, अब यहाँ समझ आएगा। देखो, पास्ट वॉलेंट्री सर्विस के लिए भी कंपनसेशन किया जा सकता है। मान लो आपने पहले कुछ अच्छा कर दिया था, ठीक है, और आपने वो अपनी मर्जी से किया था। मान लो ए का ना घर जल रहा था, फायर फायर इन द हाउस, ए के घर में फायर थी, बी आया और पानी डाल दिया घर पे। अब ये जो घर था ए का, ये बच गया। ठीक है, ए बहुत ही खुश हुआ इस बात से, वेरी हैप्पी। तो ए ने कहा बी को कि वैसे तो ये आपका वॉलेंट्री सर्विस था लेकिन मैं आपको इसके बदले में 5,000 रुपये दूंगा। अरे उतने ही थे, घर जल गया, नुकसान हो गया उसका, तो 5,000 रुपये दूंगा। तो अब ए ने बी को 5,000 रुपये दिए, बी ने क्या किया, पास्ट में उसका घर बचाया, तो दैट इज कंसिडरेशन। तो ऐसा भी हो सकता है, तो ये भी इसकी एक्सेप्शन में आता है ना। आता है प्रॉमिस टू पे अ टाइम बैरिड डेब्ट। अब टाइम बैरिड डेब्ट क्या होता है ये समझो। देखो, मान लो ए ने बी को लोन दिया था, अब इस लोन को 2 साल हो गए, अब ये टाइम बैरिड था कि ये सिर्फ 1 साल तक ही वापस ले सकता है, इसके बाद नहीं ले सकता, ऐसा कुछ था। ठीक है, टाइम पीरियड मतलब टाइम पीरियड होता है, उसके बाद चीज़ें आप नहीं कर सकते। अब इसके बाद मतलब इसने इसको लोन दिया था बट 2 साल तक इसने वापस नहीं किया, अभी टाइम पीरियड हो गया। बट अगर अब भी बी को अचानक से पैसे मिल गए, लॉटरी लग गई, तो बी ने कहा कि मैं ईमानदार हूँ, मैं ए का लोन वापस करूँगा। तो बी ने क्या किया, एक नोट लिख के दे दिया। ठीक है, ध्यान रखना ये नोट रिटर्न में होना चाहिए, ये कंडीशन है इसकी कि ये नोट रिटर्न में होना चाहिए और इस नोट पे इसके सिग्नेचर होने चाहिए, प्रॉपर सिग्नेचर। तो रिटर्न में नोट था, सिग्नेचर भी थे, बी ने ए को लिख के दे दिया कि मैं इसे अब ना, इसका जो लोन था भले वो टाइम पीरियड हो गया बट मैं इसे वापस करूँगा। तो इसमें अब यहाँ पे क्या कहते हैं, क्योंकि लोन तो टाइम पीरियड हो गया तो वो कंसिडरेशन में नहीं काउंट किया जाएगा बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी टाइम पीरियड, बट स्टिल आप यहाँ पे अभी भी पैसे वापस कर सकते हो। ये लॉ का कहना है कि आप उस लोन को अभी भी कंसिडर कर सकते हो, या ये मानो कि यहाँ पे आप कंसिडरेशन की ज़रूरत है ही नहीं। देन आता है कंप्लीटेड गिफ्ट। अगर कोई भी गिफ्ट किसी को दिया गया है तो उसके लिए कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी फ्रेंड ने आपको कोई गिफ्ट दिया, ठीक है, और वो गिफ्ट आपको डिलीवर हो गया, तो उसके बदले में आपने तो आपकी फ्रेंड को कोई गिफ्ट नहीं दिया। ऐसा तो कोई उसूल नहीं है कि अगर मेरी फ्रेंड दे रही है तो मैं भी उसे दूंगी। ठीक है, बाद में दे सकती हूँ, अभी नहीं दूंगी। ठीक है, तो लॉ ये कहता है कि स्टिल इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई भी कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ वैलिड विदाउट द कंसिडरेशन। देन आता है एजेंसी। अगर एजेंसी रिलेशनशिप है तो भी कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। देन कॉन्ट्रैक्ट अंडर द सील, ये इंग्लिश लॉ के हिसाब से बोला गया है और इंग्लैंड के अंदर, तो अभी से छोड़ दो, इंडिया की बात हो रही है, इंग्लैंड की रहने देते हैं। देन आता है कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। देखो ऑलरेडी मैं पहली वीडियो में ये बता चुकी हूँ, बेसिक समझा चुकी हूँ कि व्हाट इज़ कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है, इसे आप पढ़ लेना। तो 3 कंडीशन मैंने पहले भी बताई थी, फिर से बता रही हूँ कि 3 मेन कंडीशन होते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी की। एक तो आपकी एज ऑफ मेच्योरिटी, साउंडनेस ऑफ माइंड, मतलब आप कोई पागल नहीं होने चाहिए,
दिमाग आपका सही चल रहा है। वो नहीं आपकी बहन आपको जो मजाक मजाक में पागल कह देती है, ना 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 ना, वो नहीं। आप हो होशियार हो, बहन की बातों को ऐसे सीरियस नहीं लेते। बहन के लिए हर भाई पागल ही होता है, छोड़ो। नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, मतलब लॉ ने आपको इंसॉल्वेंट नहीं बोला होना चाहिए कि तो इंसॉल्वेंट है या क्रिमिनल है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो आप जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी में हो। अब देखो एज ऑफ मेच्योरिटी का मतलब क्या है कि पर्सन जो है वो 18 साल से बड़ा होना चाहिए, या अगर उसका गार्जियन कोई अपॉइंट हुआ है तो मेच्योरिटी की एज 21 साल हो जाती है। जो माइनर है, अगर माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट करता है तो वो वाइड होता है फ्रॉम द बिगनिंग। वाइड क्या होता है ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगी, पहली वीडियो में बता चुकी हूँ ना, बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया था मैंने। अब माइनर कैन नॉट रेक्टिफाई द एग्रीमेंट आफ्टर अटेनिंग अ मेच्योरिटी, मतलब अगर माइनर के साथ आपने एग्रीमेंट कर भी लिया है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो 17 साल का था तब एग्रीमेंट किया, 18 का हुआ तो उस एग्रीमेंट को रेक्टिफाई कर दे, नहीं हो सकता, क्योंकि माइनर के साथ करा हुआ एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही वाइड होता है। ओके यहाँ पे ये सेम केस मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में भी, क्योंकि मैं ये सेम केस लॉ लेके चल रही हूँ ताकि आपको एक ही याद रखना पड़े और आप मल्टीपल जगह इस केस को मेंशन करके आ सको। ओके ज़्यादा चीज़ें याद ना रखनी पड़े। देखो दामोदर दास एक माइनर था, उसने अपना हाउस जो है वो एज अ मॉर्गेज रख दिया फॉर अ लोन। लेटर उसने प्ली किया कि मैं तो माइनर था, मेरा हाउस जो है वापस दे दो, तो कोर्ट ने कहा कि वापस इसको दे दो क्योंकि इसके साथ तो बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही वॉइड था। देन नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे ये है कि माइनर जो है कैन बी बेनिफिशियरी, मतलब माइनर को अगर कोई भी पार्टनरशिप वगैरह में माइनर है, पार्टनरशिप वगैरह में अगर कोई माइनर है तो उसे ना पैसा मिल सकता है, उसके पास पैसा रिसीव हो सकता है, उससे कोई पैसा मांग नहीं सकता। तो माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, रिसीव गिफ्ट, स्कॉलरशिप एक्सेट्रा। अगर माइनर का कोई गार्जियन है तो गार्जियन उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है इफ नेसेसिटी, अगर नेसेसरी है तो। ये दो इसकी कंडीशन है। अब आते हैं साउंडनेस ऑफ माइंड। साउंडनेस ऑफ माइंड का मतलब है कि पर्सन इज ऑफ साउंड माइंड। अगर कॉन्ट्रैक्ट को बनाते टाइम, जिस टाइम पे उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है उस टाइम पे वो रैशनल जजमेंट लेने के लिए कैपेबल था, मतलब वो सोच समझ के जजमेंट ले सकता था जिस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, तो पर्सन इज सीम टू बी ऑफ साउंड माइंड, ठीक है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का होगा अगर पर्सन साउंड माइंड में था एग्रीमेंट करते टाइम, ठीक है, तो दैट इज वैलिड। अगर वो साउंड माइंड में नहीं था तो दैट इज वॉइड। एक चीज़ और, ड्यूरिंग ल्यूकेटिव इंटरवल अगर कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दैट इज ऑफ वैलिड, वो वैलिड होता है। अब आप पूछोगे कि ल्यूकेटिव इंटरवल क्या होता है, मतलब किसी किसी को ना दौरे पड़ते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए वो बंदा सही रहता है, कुछ टाइम के लिए वो पागल हो जाता है। तो जिस टाइम पे वो सही होता है अगर उस टाइम पे उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। देन इसका एक केस लॉ है इंदर सिंह वर्सेस परमेश वरधारी सिंह 1957। यहाँ पे एक फैक्ट क्या था कि पर्सन जो है वो ल्यूक्रेसी से सफ़र कर रहा था, लेकिन उसने जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तो वो ल्यूकेंसी में ही एंटर किया था, मतलब वो अनसाउंड पीरियड में ही था जब उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। तो कोर्ट ने कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड है क्योंकि वो अनसाउंड माइंड का पर्सन था, उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं थी जब उसने इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, तो आप इसे वैलिड कंसिडर नहीं कर सकते। देन आते हैं पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, मतलब अगर पर्सन को लीगली उसको मना कर दिया है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। अब इसमें आता है एलियन एनिमीज। एलियन एनिमी क्या होता है, मान लो अगर पाकिस्तान का और इंडिया का वॉर चल रहा है, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, तो उस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान से ट्रेड नहीं कर सकता, ट्रेड बैन हो जाता है दोनों कंट्री के बीच में। तो पाकिस्तान के जितने भी क्या कहते हैं हमारे लिए ट्रेडर होंगे ना, ट्रेडर, वो हमारे लिए एलियन एनिमी हो जाएंगे, ठीक है। देन आता है फॉरेन सॉवरेन और एम्बेसडर। देखो आपको पता नहीं पता है या नहीं पता है, को अगर कोई भी फॉरेन एम्बेसी का बंदा है उस पे गवर्नमेंट जो है उसे स्यू नहीं कर सकती, किसी भी क्राइम के लिए गवर्नमेंट उसे स्यू नहीं कर सकती, वो इम्यूनिटी इंजॉय करता है, ठीक है। कॉर्पोरेशन या फिर कंपनी, लिमिटेड कैपेसिटी ओनली विद इन अ पावर ग्रांटेड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो भी कॉर्पोरेशन या कंपनी है वो सिर्फ लिमिटेड कैपेसिटी में ही किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है जितना उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आई होप आपको पता होगा बिकॉज 12th में आपने कॉमर्स तो पढ़ी है। देन आता है इंसॉल्वेंट पर्सन। इंसॉल्वेंट पर्सन मतलब वो जो दिवालिया हो गया होता है, कहते हैं ना बैंक ने बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया, तो दैट इज इंसॉल्वेंट। उसके बाद आता है कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट मतलब जैसे प्रिजन में अगर आप हो तो आप वहाँ पे उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्री कंसर्ट। फ्री कंसर्ट का मतलब है अपनी मर्जी से बिना किसी प्रेशर के
बिना कोई फैक्ट हाइड करे, आपसे कोई फैक्ट भी हाइड नहीं करा है, आपने अपनी मर्जी से होशो आवाज़ में बिल्कुल सब कुछ सोच समझ के आपने अगर हाँ भरी है तो दैट इज़ फ्री कंसेंट। तो देखो यहाँ पे दो डेफिनेशन दे रखी हैं, दो चीज़ें बता रखी हैं अंडर द सेक्शन 13, 2 or more person are said to be concerned when they agree upon the same thing in the same sense। दूसरा, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसइंटरप्रिटेशन या मिस्टेक। आप कहोगे फ्रॉड और मिसइंटरप्रिटेशन अलग अलग क्यों लिखा है? भाई अलग अलग होते हैं, आगे समझाऊंगी, ठीक है। देखो कंसेंट जो है वो रियल होनी चाहिए, इल्यूशनरी नहीं होनी चाहिए, वॉलेंट्री होनी चाहिए, किसी प्रेशर में नहीं होनी चाहिए, और फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, किसी भी डिफेक्ट से अलग होनी चाहिए। अब क्या क्या फैक्टर है जो फ्री कंसेंट को अफेक्ट करता है? पहला, कोरिजन, मतलब अगर आपको कोई डरा धमका के गन पॉइंट पे आपसे कोई हाँ भरवाता है तो आपने जो वो हाँ भरी है, बाद में आप जाके बोल सकते हो कोर्ट में कि जी मेरे को तो डराया धमकाया था इसलिए मैंने हाँ करी थी, ठीक है। यहाँ पे केस दे रखा है, ये केस लॉ है। यहाँ पे क्या हुआ था कि हस्बैंड ने डराया था अपनी वाइफ को कि अगर आप प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करोगी तो मैं सुसाइड कर लूँगा, और वाइफ ने इस डर में प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफ़र कर दी। तो बाद में कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइडेबल था एट द वाइफ, मतलब जो वाइफ थी वो इस कॉन्ट्रैक्ट को बाद में वॉइडेबल कर सकती थी, कह सकती थी कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानती। अब कहा था या नहीं कहा था, कहा होगा वैसे तो, कि इस कॉन्ट्रैक्ट को बोल सकती थी कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानती हूँ बिकॉज मेरे को डराया धमकाया था, मेरी कंसर्न फ्री नहीं थी, ठीक है। देन एंड्यू इन्फ्लुएंस। एंड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है कि एक पार्टी जो है वो ऐसी पोजीशन में होती है कि वो दूसरी पार्टी को डोमिनेट कर सके, और डोमिनेंस के चलते हुए किसी ने हाँ भरी तो दैट इज एंड्यू इन्फ्लुएंस। देन आता है फ्रॉड। फ्रॉड में क्या होता है कि आप इंटेंशनली किसी को डिसीव कर रहे हो, आपने इंटेंशनली कोई फैक्ट छुपाया है, इंटेंशनली किया है सब कुछ, तो वो फ्रॉड होता है। तो अगर किसी के साथ कोई भी फ्रॉड हुआ है ना तो दैट इज वॉइडेबल। वॉइडेबल वो पर्सन वॉइड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो जो पर्सन है वो इसे वॉइड कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एक केस लॉ यहाँ पे दे रहा है, डेरी वर्सेस पीक का, इंपॉर्टेंट है, समझा देती हूँ। कंपनी के डायरेक्टर्स ने क्या किया, जो इन्वेस्टर्स थे उनको फॉल्सली ये बताया कि उनके पास परमिशन है स्टीम पावर को यूज़ करने की, ठीक है, बट परमिशन नहीं थी, और इन्वेस्टर्स ने उनके झूठ पे विश्वास करके इन्वेस्ट कर दिया अपना अमाउंट। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उन्हें बहुत सारा लॉस हुआ, तो ये क्या फॉल्स स्टेटमेंट उन्होंने किया और ये फ्रॉड कंसिडर किया। देन आता है मिस इंटरप्रिटेशन। मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि इनोसेंट फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब आपने जानबूझ के फॉल्स स्टेटमेंट नहीं बनाया था, इनोसेंटली, मतलब आपका कोई इंटेंशन नहीं था, बट फिर गलती से आपने झूठ बोल दिया, आपको पता नहीं था कि ये बात झूठ है। ये डिफरेंट होता है फ्रॉड से, क्योंकि आपकी कोई इंटेंशन नहीं होती डिसीव करने की, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे केस लॉ दे रखा है। यहाँ पे क्या था कि सेलर ने ज़मीन बेचते हुए ये कहा कि इस ज़मीन में 2000 शीप आ जाएंगी, बट 2000 शीप नहीं आई। अब उसने ये ओपिनियन रखा था अपना, ठीक है, ये मिस इंटरप्रिटेशन था, फ्रॉड नहीं था, क्योंकि उसने जस्ट जनरली ओपिनियन रख दिया था। ओके, देन आता है मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब क्या होता है, मिस्टेक बायलेटरल भी हो सकती है, मतलब दोनों ही पार्टी को फंडामेंटल फैक्ट नहीं पता था, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। यूनिलेटरल मिस्टेक का मतलब होता है कि एक पार्टी से गलती हो गई, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है लेकिन कुछ एक्सेप्शंस के साथ। देन मिस्टेक ऑफ लॉ, मतलब कानून से कोई गलती हुई है वैसा सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं होते लॉ के थ्रू आर कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट। इन्फोर्सेबल मतलब आप जाके कोर्ट में नहीं कह सकते कि ये जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था ये कंडीशन ऑफ फुलफिल नहीं हो रही, मतलब आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते। एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय द लॉ इज कॉल्ड द वॉइड एग्रीमेंट। अब देख लेते हैं व्हाट आर द टाइप ऑफ वॉइड एग्रीमेंट। तो पहला है एक्सप्रेसिवली वॉइड। कुछ कॉन्ट्रैक्ट तो देखो एक्सप्रेसिवली वॉइड होते हैं अगर कोई भी पर्सन के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया जो कि इनकैपेसिट है, वही माइनर है, ल्यूकेटिव है, डिस्क्वालिफाइड पर्सन है, जो अभी ऊपर मैंने बताया था और ये केस लॉ भी समझा चुकी हूँ, तो दैट इज द पर्सन। तो अगर ऐसे किसी पर्सन से आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो इट इज एक्सप्रेसिवली वॉइड। देन आता है एग्रीमेंट मेड अंडर द म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मतलब दोनों को ही फैक्ट नहीं पता था और एग्रीमेंट हो गया, बाद में पता चला कि यार ये जो चीज़ तो गलत थी, तो दैट इज वॉइड, वो वॉइड होता है, ठीक है। देन आता है यहाँ पे केस लॉ समझ लो। इसमें क्या हुआ था कि दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कॉर्न सेल किए थे, बट कॉर्न जिस टाइम पे उन्होंने बेचने का वादा किया था उस टाइम पे ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड हो गए थे, तो क्योंकि सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया है तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड होगा। देन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, अगर कोई कंसिडरेशन के बगैर एग्रीमेंट होता है तो वो भी वॉइड होता है, बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैं ऑलरेडी अभी वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, तो उन एक्सेप्शंस को छोड़ के बाकी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड।
एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, अगर आपको कोई शादी करने से रोक रहा है और इसके बदले में आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है कि आप कभी शादी नहीं करोगे, ठीक है, अदर देन माइनर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड होता है। अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट टू मैरी विद इन अ सर्टेन कम्युनिटी, एग्जाम्पल, मतलब कि अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि आप उस कम्युनिटी में शादी नहीं करोगे, लाइक इंडिया में कास्ट काफ़ी चलता है तो कास्ट का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, अगर आपको किसी ने कॉन्ट्रैक्ट करा लिया कि आप सर्टेन कास्ट में शादी नहीं करोगे, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड होगा, कोर्ट इसे नहीं मानता क्योंकि कोर्ट ने इंटरकास्ट मैरिज अलाउ कर रखी है। देन एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, अगर आपको कोई ट्रेड करने से रोक रहा है, ट्रेड के लिए मना कर रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी आपका वॉइड होगा, वैलिड नहीं होगा, ठीक है। देन एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेन लीगल प्रोसीडिंग, अगर आपको कोई लीगल प्रोसीडिंग, देखो लीगल प्रोसीडिंग सबका हक है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आपके पास चांस है कि आप लॉ के पास जा सकते हो, कोर्ट के पास जा सकते हो, पुलिस के पास जा सकते हो। तो अगर आपसे कोई ऐसा एग्रीमेंट ले रहा है कि आप जो है कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं करा सकते, तो दैट इज़ वॉइड। लेकिन आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट आर द वैलिड। देखो आर्बिट्रेशन क्या होता है, कोर्ट के बाहर जो सेटलमेंट होते हैं ना, कोर्ट के आउटसाइड जो सेटलमेंट होते हैं उन्हें कहते हैं आर्बिट्रेशन, लेकिन ये लीगल होते हैं, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपके किसी राइट को क्या कह रहे हैं, आपके किसी राइट को आपसे ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ये लीगल होते हैं आर्बिट्रेशन, ठीक है। अभी शायद आपने पढ़ लिया होगा या आप आगे पढ़ोगे। सो अगर आर्बिट्रेशन का केस है तो वो वैलिड होता है। देन आता है एग्रीमेंट विद अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव, अगर कोई अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव से एग्रीमेंट बना है, मतलब किसी का मर्डर करने के रिगार्डिंग आपसे कोई एग्रीमेंट बनवा लिया या कुछ ऐसा कर लिया, तो वो जो होता है वो वॉइड होता है। देन एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, वे ऑफ वेजर क्या होता है, वेजरिंग एग्रीमेंट का मतलब होता है दो पर्सन बेट कर रहे हैं अनसर्टेन इवेंट पे, ठीक है। ऐसे एग्रीमेंट जो होते हैं वो वॉइड होते हैं, जैसे कि ए ने बेट की बी के साथ 5,000 की कि अगर कल बारिश होती है तो तू मुझे 5,000 देना, नहीं होती तो मैं तुझे 5,000 दूंगा। एग्रीमेंट कंटीजेंट और इम्पॉसिबल इवेंट, किसी इम्पॉसिबल इवेंट को परफॉर्म करने के लिए आपके साथ एग्रीमेंट कर लिया, जैसे कि मैंने क्यों प्रॉमिस किया, मैं ऐसी काम नहीं करती, चिंटू ने आपको प्रॉमिस किया, आप भी चिंटू की बातों पे विश्वास करते हो, चिंटू ने आपको प्रॉमिस किया मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा अगर आप स्काई को टच करके आते हो, ठीक है, तो ये वॉइड है, ऐसा हो थोड़ी सकता है कि स्काई को टच करके आओगे आप। देन आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान से समझना, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेसिक मैं ऑलरेडी पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, बट मैं फिर से ढंग से बता रही हूँ आपको। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, दे आर नॉट अ एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज़ अ लैग एग्रीमेंट, मतलब आप एग्री नहीं करते। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि प्रॉमिस में क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है। एक्सेप्टेंस को क्या कह सकते हैं, एग्रीमेंट। और जब प्रॉमिस इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, प्रॉमिस इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, होच-पोच हो गया, देखो जब कोई भी प्रॉमिस प्लस इन्फोर्सिबिलिटी उसमें आ जाती है, इन्फोर्सिबिलिटी आ जाती है, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। बट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि ये जो एग्रीमेंट है इसमें ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं इनके अंदर एग्रीमेंट नहीं होता पार्टीज़ के बीच में, बट ये लीगल ऑब्लिगेशन होती है जो लॉ खुद से इम्पोज करता है ताकि किसी एक पर्सन के साथ अनजस्टिस ना हो, किसी एक पर्सन के पास साथ अनजस्टिस ना हो, इसलिए कोर्ट जो है खुद से इम्पोज कर देता है। अब ये बेस्ड है ना प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियसनेस के बेसिस पे, ठीक है। अब टाइप ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हम देख लेते हैं। तो पहला सप्लाई ऑफ नेसेसिटी, अगर कोई भी पर्सन नेसेसरी टू लाइफ, कोई भी फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन एक्सेट्रा सप्लाई कर रहा है किसी भी माइनर को या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तो उसके पास राइट है कि वो उसकी प्रॉपर्टी में से रिम्बर्समेंट ले सकता है ऑफ सच एन इनकैपेबल पर्सन। यहाँ पे चैपल वर्सेस कॉपर का केस था। यहाँ पे क्या होता कि वुडो ने फ्यूनरल सर्विस ली थी अपने लेट हस्बैंड के लिए, तो जो फ्यूनरल सर्विस है वर कंसिडर्ड नेसेसरी एंड शी रिक्वायर्ड टू पे, तो उसे पे करने की ज़रूरत थी बिकॉज वो नेसेसरी है। अब विडो जो है वो हमारे लिए एक तरीके से कहा जाता है कि इनकैपेबल है, इनकैपेबल पर्सन। तो इनकैपेबल पर्सन को अगर आप नेसेसिटी प्रोवाइड कर रहे हो, कोई भी नेसेसरी थिंग प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसके बदले में आपको कंपनसेशन मिलेगा, ओके। देन आता है पेमेंट बाय द इंटरेस्टेड पर्सन। इसमें क्या आता है कि व्हेन अ पर्सन पे मनी ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, अगर कोई भी पर्सन एक के बदले में बिहाफ पे मनी पे कर रहा है तो उसे रिम्बर्समेंट मिलेगा। केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का केस था। केदारनाथ ने एरियर म्यूनसिपल टैक्सेस जो थे हाउस को बचाने के लिए वो पे कर दिए थे गौरी मोहम्मद के, अब उसके बदले में उन्हें रिम्बर्समेंट मिलना अलाउड था बाय द लॉ। देन नेक्स्ट आता है ऑब्लिगेशन टू पे फॉर नॉन ग्रेट्यूटियस एक्ट। देखो
अगर किसी भी पर्सन ने किसी के लिए कुछ किया या मान लो उसे गुड्स डिलीवर कर दिए बट उसका कोई ग्रैटिट्यूशनल इंटेंशन नहीं था कि बस वो ग्रैटिट्यूड के लिए कर रहा है और दूसरे पर्सन ने उस बेनिफिट को एंजॉय भी किया है, तो उस केस में जो पहला पर्सन है जिसने गुड्स डिलीवर करे हैं या कुछ अच्छा किया है उसे पैसा मिलेगा, उसे बेनिफिट के लिए मतलब उसे कंपनसेट किया जाएगा। मान लो ए ने बी के घर गलती से जो गुड्स हैं वो डिलीवर कर दिए बट नहीं करने थे, मान लो बर्गर ही डिलीवर कर दिया, गुड्स छोड़ दो तुम। ए ने बी के घर बर्गर डिलीवर कर दिया और बी ने खा भी लिया, तो ए को कंपनसेट किया जाएगा उस चीज़ के लिए बिकॉज उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी उसको बर्गर खिलाने की, गलती से हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी बिजनेस लॉ की जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट हो गई है।